हाँ फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लोग बायोलॉजी में संघ के बारे में कुछ संघ के बारे में अध्ययन किया है। जो संघ हमने अभी तक पढ़ा दिया उसमें प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है और एस्केहेलमिन्थीज। इतने संघों के बारे में हमने पीछे डिस्कशन किया हुआ है। जो पीछे वाले हमारे लेक्चर हैं उसको आप लोग सबसे पहले जाके पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आज भी मैं दो संघ लेकर आया हूँ। इसमें पहला है एनेलिडा और मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का। बात यह है कि किसी भी जीव का जो कैरेक्टर होता है वह उसके संघ से बहुत सारा कैरेक्टर मिल जाता है। अगर हम संघ के बारे में संयुक्त रूप से उसका लक्षण पढ़ते हैं तो उसके कुछ लक्षण हमको पार्टिकुलरली जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है उस जंतु से तो हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे भी हम लोग मोलस्का का तो कोई जंतु नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एनेलिडा का केचुआ हम लोगों के कोर्स में है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ से भी इसका कुछ लक्षण हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एनेलिडा शब्द का। एनेलिडा शब्द एक्चुअली एनेलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो वास्तविक कृमि होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक कृमि होते हैं। इसके पहले हमने बताया ना पीछे एस्कैरिस है, प्लेटिहेलमिन्थीज है, ये वास्तविक कृमि नहीं थे। वास्तविक कृमि किस संघ के अंतर्गत आते हैं? एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, इस संघ के अंतर्गत अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस संघ के अंतर्गत कितनी प्रजातियां हैं तो इस संघ के अंतर्गत लगभग 10,000 प्रजातियों को खोजा गया है। लगभग 10,000 प्रजातियां संघ एनेलिडा में आती हैं। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि एनेलिडा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा किस संघ को शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो हमने इसके पहले आपको प्रोटोजोआ बताया, गोल्डफस ने दिया हुआ है। पोरीफेरा भी हमने बताया। उसके बाद सिलेंटेटा। उसके बाद क्या नाम है उसका, एस्कैरिस का हमने नहीं बताया। निमेटोडा जो संघ है ग्रोबल ने दिया हुआ है, या एस्केहेलमिन्थीज। एनेलिडा शब्द की अगर हम लोग बात करें तो एनेलिडा शब्द लैमार्क ने दिया हुआ है। लैमार्क आप लिख लेंगे। एनेलिडा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो शब्द की अगर बात करें तो एनेलिडा किस वैज्ञानिक ने दिया है? एनेलिडा इसको लैमार्क ने दिया है। लैमार्क आपको पता है, लैमार्क जो है फ्रांस के निवासी थे। पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। एनेलिडा और लैमार्क के बारे में हमको दो चीज़ें याद रखना है। तो इन्होंने इवोल्यूशन की बात की थी। डार्विन से पहले इन्होंने इवोल्यूशन की बात कही थी। वैसे बहरहाल बाद में डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात कही। और दूसरी बात लैमार्क की ये है कि लैमार्क जो है एक बुक लिखे हुए हैं। क्या नाम है उस बुक का? फिलॉसफी जूलॉजिक बुक के लेखक कौन है? लैमार्क। अब हम बात एनेलिडा के कैरेक्टर की करते हैं। एक एक पॉइंट आपको साथ साथ में लिखते चलना है। सबसे पहले एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं वो जल में, कुछ तो स्वच्छ जल में और कुछ समुद्र में पाए जाते हैं, और कुछ नम भूमियों में सुरंग बनाकर, होल या जिसको सुरंग कहते हैं, पतली पतली नलिकाएं बनाकर उसमें ये निवास करते हैं। मतलब नम भूमियों में, समुद्री जल में, स्वच्छ जल में, मीन्स मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में ये निवास करते हैं। कौन? एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं। क्योंकि इसमें 10,000 जंतु आते हैं, स्पीसीजेज आती हैं। जंतु की तो बात छोड़िए, वो अपना उनका अलग अलग रहने का वास होता है। अब दूसरा कैरेक्टर अगर हम लोग देखें, इनका शरीर खंडयुक्त होता है। इनका शरीर खंडयुक्त होता है और खंडयुक्त होने के साथ साथ द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय होता है। द्विपार्श्व सममित और त्रिस्तरीय। इसके बाद मांसपेशियां भी इनमें बन जाती हैं।
इसमें मांसपेशियाँ होती है जिसके द्वारा ये गमन में जो सहायक होती है। अगली बात हम लोग करते हैं, इस संघ के जो जंतु हैं उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्सर्जन के लिए नेफ्रेडिया पाई जाती है, नेफ्रेडिया। इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्कक जिसको हिंदी में कहते हैं, वृक्कक या नेफ्रेडिया, वृक्कक या नेफ्रेडिया द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। दूसरी बात अगर हम करें, एनेलिडा संघ के जंतुओं की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा रक्त परिसंचय तंत्र, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने किया हुआ है। रक्त परिसंचय तंत्र की खोज किसने किया है, विलियम हार्वे। हम लोगों में भी रक्त परिसंचय तंत्र पाया जाता है, जो कि दोहरा रक्त परिसंचय तंत्र पाया जाता है। इस रक्त परिसंचय तंत्र की शुरुआत अगर पूछा जाए किस संघ के जंतुओं से हुआ, तो एनेलिडा संघ के जंतुओं से हुआ। तो आपको अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है, और किस प्रकार का पाया जाता है भैया, बंद प्रकार का। क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन ऑल एनेलिडा एनिमल्स। उत्सर्जन वृक्कक द्वारा, इसका मतलब क्या है, उत्सर्जन तंत्र भी विकसित होता है, परिसंचरण तंत्र भी विकसित होता है। अब बात आती है जनन तंत्र की। जनन तंत्र की, जनन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। संघ एनेलिडा में किस प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। इसके अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके संघ एनेलिडा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं, ये जो हमारा संघ एनेलिडा है, इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं वो एक लिंगी अथवा द्विलिंगी भी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके किसी अवस्था में ही जनन तंत्र विकसित होते हैं, जब वो जनन अवस्था में आते हैं, और उनके और लाइफ में जो लाइफ साइकिल है उसमें जनन तंत्र नहीं पाए जाते। जब उनको जनन करने का समय आता है तो उसमें जननांग विकसित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं, कुछ में परमानेंट जो है, पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से जनन तंत्र पाए जाते हैं। आगे हम डिटेल बात करेंगे जब इसके वर्ग के बारे में आपसे बात करेंगे। अब एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें श्वसन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, पाचन तंत्र की बात करते हैं। एक्चुअली एनेलिडा संघ के जंतुओं में साइजोसीलोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, साइजोसीलोम। एनेलिडा संघ के जंतुओं में साइजोसीलोम पाया जाता है। व्हाट इज साइजोसीलोम, जिसको हम लोग सत्य देह गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य देह गुहा। इसमें पाई जाने वाली जो देह गुहा है वो सत्य देह गुहा होती है। आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल मुख की तरफ, इसके शरीर के अग्रभाग पर, अधर तल पर मुख के रूप में खुलती है, और पश्च भाग में पृष्ठ भाग की तरफ, पीछे की तरफ पृष्ठ भाग की तरफ गुदा के रूप में खुलती है। ए साइजोसीलोमिक गमन के लिए कुछ जंतुओं में सीटी भी उपस्थित होती है। सीटी के द्वारा गमन होता है, जैसे हमारा केचुआ है। केचुआ आप लोग जानते हैं गमन, इसमें विशेष प्रकार के गमनांग नहीं होते हैं, लेकिन सीटी एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से चलते हैं। इसके अलावा और भी अंग सहायक होते हैं, केवल अकेले सीटी से ये नहीं चल सकते हैं। तो इस तरह से इस संघ के जंतुओं का हमको प्रमुख लक्षण दिखाई दिया। अब बात यह है कि इस संघ के जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है। श्वसन प्रायः नम त्वचा द्वारा होता है। इस संघ के जंतुओं में श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। प्रोटोजोआ में किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ में कोशिका झिल्ली द्वारा होता है।
या प्लाज्मा लेमा द्वारा होता है या शरीर की सतह द्वारा होता है। एक्चुअली प्रोटोजोआ होता क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है तो उसका जो शरीर की सतह होती है वही उसका कोशिका झिल्ली होती है। अब प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा में भी यही दशा है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेज और स्केहेल्मिन्थेज में अनाक्षीय श्वसन होता है। एनीलिडा में नम त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। अब ये हमारे लक्षण हो गए। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संघ, इस संघ के अंतर्गत 10,000 प्रजातियों को खोजा गया है। लैमार्क ने संघ एनीलिडा संघ दिया है, सब दिया है। इसके बाद इनका शरीर द्विपार्श्वमित त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय आप लोग जानते होंगे, द्विपार्श्वमित भी जानते होंगे। जिनको नहीं पता, हमारा पिछला प्रीवियस जो वीडियो है उसको आप लोग देखिए। बायोलॉजी का जो लेक्चर है वो आप एक एक लेक्चर देखेंगे, क्रमशः देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें वह पीछे की तरफ जो यूट्यूब पे जाकर जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। अब इसके एनीलिडा संघ के वर्ग की बात हम करते हैं। वर्ग तो एनीलिडा संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 4 वर्गों में। आर्की एनीलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया। फिर से आर्की एनीलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया। सबसे बात हम लोग करते हैं आर्की एनीलिडा की। ये जो आर्की एनीलिडा है, आर्की एनीलिडा समुद्री होते हैं। ये समुद्री होते हैं, एक लिंगी होते हैं। मीन्स आर्की एनीलिडा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं वो क्या है? समुद्री होते हैं। सभी जंतु समुद्री होते हैं, एक लिंगी होते हैं और जो जननांग होते हैं केवल जनन काल में ही विकसित होते हैं। इसके अंतर्गत जो आने वाला जंतु है पॉलीगार्डियस, पॉलीगार्डियस इसके अंतर्गत आता है। पॉलीगार्डियस आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलीगार्डियस किस संघ का जंतु है। तो संघ अगर पूछा जाए तो एनीलिडा, जंतु अगर जगत पूछा जाए तो एनीमेलिया, अगर वर्ग पूछ लिया जाए तो वर्ग क्या है? आर्की एनीलिडा। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीकीटा की। पॉलीकीटा दूसरा वर्ग है पॉलीकीटा। इस इधर से हम लोग जब इधर की तरफ आएंगे तो इनका जो शारीरिक संगठन है थोड़ा सा बढ़ता हुआ है। इसमें हमने बताया जननांग समय पे जब जनन काल होता है तो फिर विकसित होता है। इसमें क्या है पॉलीकीटा में? इसमें स्थायी जननांग पाए जाते हैं। बहरहाल होते ये भी एक लिंगी ही है। इस संघ समुद्री होते हैं और स्थायी जननांग पाए जाते हैं और एक लिंगी होते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन आया हुआ यूपी कैडेट में कि नेरिस किस संघ का जंतु है? नेरिस आप लोग कन खजूरा देखे होंगे, उसी की तरह होता है। तो ये नेरिस जो है वो पॉलीकीटा वर्ग का है और एनीलिडा संघ का जंतु है। उसके अलावा साइलिस भी इसी संघ के अंतर्गत आता है। बात सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग की करते हैं पॉलीकीटा। पॉलीकीटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं द्विलिंगी होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? केचुआ कैसा होगा? द्विलिंगी होगा। मीन्स एक ही जंतु में नर जननांग भी होगा और मादा भी जननांग भी होगा। आप लोगों को पता है केचुए के 14वें खंड में मादा जननांग और 18वें खंड में नर जननांग पाया जाता है। आप लोग बहुत होशियार है ही है। अब बात ओलिगोकीटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केचुआ किस वर्ग का जंतु? आया भी है, यूपी कैडेट में पूछा गया है केचुआ किस वर्ग का जंतु है। तो ओलिगोकीटा। संघ क्या है? एनीलिडा। इसके साथ साथ एलोसोमा और यूटाइफियस आप जानते हैं जिसको बरसाती केचुआ भी कहा जाता है। यूटाइफियस जो है किस संघ के जंतु हैं? संघ एनीलिडा के और वर्ग ओलिगोकीटा के हैं। उसके बाद नंबर आता है हिरुडिनिया। काफ़ी विकसित होते हैं और ये भी द्विलिंगी होते हैं और जननांग स्थायी होते हैं। इसके अंतर्गत जोंक आप लोग जानते होंगे स्वच्छ जल में, एक्चुअली ये भी स्वच्छ जल में पाया जाता है। ओलिगोकीटा के सभी जीव स्वच्छ जल में ही होते हैं। ये दोनों समुद्री होते हैं। पॉलीकीटा और आर्की एनीलिडा के जंतु समुद्री होते हैं और ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जिसमें जोक और
हेरोडिरैनिया आती है, जोक और हेरोडिरैनिया। इसके बाद हम यहाँ पे बात समाप्त हुआ। एक जंतु और है, आपको पता होगा उस जंतु का नाम पेरीपेटस। पेरीपेटस, क्या नाम है? पेरीपेटस। नाम आप लोगों को पता होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे पेरीपेटस। पेरीपेटस वैसे संयोजक कड़ी है, क्या है? कनेक्टिंग लिंक है पेरीपेटस। ये जो पेरीपेटस है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के बीच की कड़ी क्या है? पेरीपेटस। एनेलिडा, देखिए संयोजक कड़ियाँ पूछी जाती हैं। इसके पहले हम 2-3 संयोजक कड़ी बता चुके हैं, जैसे निर्जीव और सजीव के बीच का कड़ी क्या है? वायरस है। दूसरा हमने बताया पादप और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना है। अब तीसरा मैंने बताया पेरीपेटस। पेरीपेटस, एनेलिडा और मोलस्का के बाद एक और संघ आएगा आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कौन सा जंतु है? पेरीपेटस। तो जो संयोजक कड़ियाँ हैं वो पूछी जाती हैं कि ये संयोजक कड़ियाँ किसको किसको जोड़ती हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सी संयोजक कड़ी नहीं है, या कौन सी संयोजक कड़ी है। कुछ जंतुओं का नाम दिया रहेगा, जैसे इसी में आप सपोज करिए एक दे दिया साइलिस, पॉलीगार्डियस, उसके बाद यूटाइफियस और पेरीपेटस। पूछ लिया गया निम्न में से कौन सा संयोजक कड़ी है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? पेरीपेटस, क्योंकि ये सब संयोजक कड़ी नहीं है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप संयोजक कड़ी याद रखेंगे। इस तरह से हमारा एनेलिडा संघ जो है वो समाप्त हुआ। उसके बाद दूसरा संघ है एनेलिडा के बाद मोलस्का। एनेलिडा के बाद मोलस्का। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्काहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का। 7वां खंड है, फाइलम है, संघ है। मोलस्का शब्द एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या है भैया? मोलस्का शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? जोहान्सन। जोहान्सन ने मोलस्का शब्द दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोलस्का शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जोहान्सन। अब पूछा, अगर पूछा एनेलिडा शब्द किसने दिया, तो लैमार्क। मोलस्का शब्द जोहान्सन ने दिया हुआ है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, इस संघ के, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा तो सबको पता होता है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। सबसे बड़ा तो आपको पता आर्थ्रोपोडा है, लेकिन अगर पूछा है दूसरा सबसे बड़ा जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे भैया? मोलस्का। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके अंतर्गत 1,20,000 1,20,000 प्रजातियों को खोजा गया है। 1,20,000 प्रजातियों को खोजा गया है, जिसमें से 80,000 प्रजातियां अभी विद्यमान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 40,000 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। 1,20,000 प्रजातियों में से 80,000 प्रजातियां अभी विद्यमान हैं, लेकिन 40,000 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं प्रायः समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और कुछ नम भूमियों में भी होते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोलस्का संघ का जो बाह्य कंकाल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल द्वारा ढका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी कैटेट में, बीएचयू में या आईसीआर के एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखेंगे किस संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? मोलस्का। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं
इनका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरा, बाह्य कंकाल के जस्ट नीचे, तुरंत जैसे बाह्य कंकाल के जस्ट नीचे और इनके शरीर के जस्ट ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंटल नामक झिल्ली किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? मेंटल नामक झिल्ली संघ मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। एक्चुअली मेंटल से ही सिक्रेशन होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल बनता है। इनका शरीर कोमल होता है, अखंडित होता है, एसिमेट्रिकल होता है, चलने के लिए मांसल पाद पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और रक्त परिसंचय तंत्र, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उत्सर्जन की अगर हम लोग बात करें तो उत्सर्जन इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेटानिफ्रीडिया द्वारा। उत्सर्जन की बात करें तो मोलस्का संघ का जो जंतु है, मोलस्का संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेटानिफ्रीडिया। उत्सर्जन, उत्सर्जन भैया किसके द्वारा होगा? मोलस्का में मेटानिफ्रीडिया। मेटानिफ्रीडिया को हिंदी में आदि उत्सर्गिका कहते हैं। आदि उत्सर्गिका, तो मेटानिफ्रीडिया या आदि उत्सर्गिका द्वारा इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता है। अब श्वसन, इस संघ के जंतुओं में आक्षी श्वसन पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम करें कि इस संघ के जंतु क्या होते हैं? प्रायः एक लिंगी होते हैं। दूसरा, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे लैंगिक जनन होता है। देखिए, बात अगर किया जाए कि जंतुओं में प्रायः अगर कुछ जंतुओं को छोड़ दिया जाए, जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंटेटा तक, उसके बाद के अगर जंतुओं में देखा जाए जो जनन की क्रिया है प्रायः सभी में लैंगिक जनन होता है। अब बात हम लोग करते हैं मोलस्का संघ के जंतु क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। मोलस्का संघ के वर्ग की बात अगर हम करें तो वर्ग क्या है इनका? इस मोलस्का संघ को 7 वर्गों में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे हमने आपको 2 ही वर्ग बताए हुए हैं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। दोनों वर्ग जो हमने लिखा है, मोनोप्लाइकोफोरा और सिफेलोपोडा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है और 7 वर्ग हैं। अगर डिटेल में पढ़ना तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 2 वर्गों के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है मोनोप्लाइकोफोरा, जिसके अंतर्गत नियोपिलाइना आता है। मोनोप्लाइकोफोरा जिसके अंतर्गत कौन सा जंतु आता है? नियोपिलाइना। अब नियोपिलाइना एक ऐसा जंतु है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, मोलस्का को और एनेलिडा को। मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी क्या है भैया? मोलस्का, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनेलिडा एवं मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोपिलाइना। लेकिन हमने बताया था एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी पेरिपेटस। अब बात अगला आता है सिफेलोपोडा का। सिफेलोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं प्रायः समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत कैटल फिश, डेविल फिश, सीपियां, सीपी नहीं, एक और इसका संघ है पेलिसिपोडा। पेलिसिपोडा, ये जो पेलिसिपोडा है इसके अंतर्गत सीपी आती है। सीपी, अगर सीपी पूछा जाए तो पेलिसिपोडा में आती है, लेकिन अगर सीपियां है तो एक इसमें आएंगी, ये आती हैं सिफेलोपोडा में। डेविल फिश आपको मालूम है ऑक्टोपस जिसको बोला जाता है। ऑक्टोपस, इसके पास 8 भुजाएं होती हैं, बहुत डरावना होता है, सिर पर 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और इनमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है, करंट भी ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ में ये अपने शरीर को शत्रुओं से बचाने के लिए इंक, इसमें इंक ग्लैंड पाई जाती है जो कि इंक
को स्रावित करती है समुद्र में। जैसे अगर कोई इनको लगता है कि कोई शत्रु आने वाला है तो क्या करेंगे, स्थायी रहते हैं वहाँ पे, वो इंक को छोड़कर बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो जब इंक को छोड़ देते हैं तो जो पानी होता है वो धुंधला हो जाता है, जिससे जो इनका जो शत्रु होता है वो देख नहीं पाता और दूर चले जाते हैं। तो डेविल फिश का दूसरा नाम क्या है, ऑक्टोपस। इनके 8 पैर होते हैं, अष्टभुजा, और ये काफ़ी डरावने होते हैं। सीपिया और शंख तो जानते हैं, पंडित जी के पास शंख रहती है, घोंघा, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, सिफेलोपोडा के अंतर्गत आती हैं। आज के लिए बस इतना ही, शेष हमारा दूसरे लेक्चर में होगा। थैंक यू, धन्यवाद।